Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class। MPPSC मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम MPPSC मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपने लगभग 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक नंबर 1 हमने सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस किया था या उसको पढ़ने का प्रयास किया था, जिसमें हमने लगभग 8 से 9 लेक्चर्स के अंदर उसको कंप्लीट किया है। ठीक है। और हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन है या वैदिक सभ्यता है, जिसको हमने 2 फेज़ में डिवाइड किया था। पहला हमने ऋग्वैदिक फेज़ पढ़ा था, जिसमें हमने 1500 से 1000 BC की चर्चा करी थी, और दूसरा फेज़ हमारा उत्तर वैदिक काल है, जिसमें हमने 1000 से 600 BC की चर्चा हमने यहाँ पर की है। सो इस चर्चा में हम अपने लगभग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। सो ये सब आपको तीनों ही लेक्चर जो है वो उत्तर वैदिक काल के यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है या आज का जो सेशन हमारा है वो लेक्चर नंबर 10 है, और इसमें हम उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन की बात करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने सामाजिक जीवन को पढ़ा था, उसके पहले हमने उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ा था, और उसके पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने इनके बारे में सामान्य जानकारी देखी थी कि उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से आर्य जो हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश से शिफ्ट होकर गंगा यमुना दोआब मुख्य क्षेत्र में चले जाते हैं और अपना विस्तार करते हैं, और किस तरीके के यहाँ पर हमें बदलाव या बड़े चेंज हमें देखने मिलते हैं। जो इकाइयाँ हैं उनमें क्या चेंज होता है, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर आ जाती है, या किस तरीके का चेंज यहाँ पर हमें जो बड़े चेंजेस हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था। इस लेक्चर के अंदर या लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन को पढ़ने वाले हैं। तो मेरा ये कहना आप सभी लोगों से है, या मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, जिससे एक कनेक्टिविटी आपके दिमाग में बन रही हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से और सरल तरीके से, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है। सो इसके पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास या आज का सत्र। दोस्तों, अगर आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि लगभग हिस्ट्री सेम ही होती है। या अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास लगभग सभी परीक्षाओं में या मेंस एग्ज़ाम में लगभग सेम ही होता है। बस चीज़ों को पूछने का पैटर्न बदल जाता है। ठीक है। कहीं आपसे 3 नंबर में पूछ रहे हैं, कहीं 11 नंबर में। ठीक है। हो सकता है किसी स्टेट में आपसे सीधा है ना 12.5 नंबर के हिसाब से पूछ रहे हो, या जैसे आपने UPSC का पैटर्न देखा हो कुछ उस तरीके से पूछ रहे हो। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई मार्किंग जो है या नंबर जो एग्ज़ाम का स्कीम है वो चेंज हो सकती है, पैटर्न चेंज हो सकता है, बट सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आप किसी भी एग्जाम में पढ़ रहे हो तो वो तो नहीं बदलेगी। ठीक है। या वैदिक एज आप पढ़ रहे हैं तो वो तो नहीं बदलेगी, है ना। या इतिहास में आप कोई भी फेज पढ़ रहे हैं तो वो तो नहीं बदलेगा, तो वो तो एज इट इज सेम रहेगा। तो आप किसी भी सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है। जिससे आपको अपनी तैयारी में हेल्प मिल रही होगी, ये चीज़ों को समझने में आसानी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये प्रयास है कि आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर ठीक है कंटेंट अवेलेबल कराया जाए और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सरल भाषा में चीज़ों को समझाया जाए। अगर आपको इंग्लिश कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको आगे मिल रहा होगा। ठीक। अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक जीवन के ऊपर हमें आज बात करनी है कि भाई जो उत्तर वैदिक काल है उस उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन किस तरीके का यहाँ पर इनका रहा है। ठीक। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन डिस्कस किया था, और अब हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं। तो इन तीनों में कंपैरिजन भी आपको साथ ही साथ बनाकर चलना है। ठीक। तो मैंने आपको फिर भी बताया था कि भाई अर्थव्यवस्था की या आर्थिक जीवन की जब भी बात करी जाए तो हमें 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। एक तो कृषि के ऊपर बात करनी है, पशुपालन के ऊपर बात करनी है, उद्योग धंधों के ऊपर बात करनी है, व्यापार या यातायात कैसा था उसके ऊपर बात करनी है, और कुछ अन्य फैक्टर हैं जैसे हम बात करें अगर मुद्रा की बात करें या कोई अन्य चीज़ों की बात करें तो क्या यहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, कोई मेजरमेंट है या कोई मुद्रा है या इस तरीके की चीज़ें हैं क्या, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बात करना है। अब मेन्स में आप हो सकता है भाई 5 नंबर में आपसे अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक कालीन समाज का या उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था को समझाएं या इस पर टिप्पणी लिखें, तो आप 5 नंबर के हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं 50 शब्दों में बड़े आसानी से। ठीक है। पॉइंट्स मैंने हर देखो अब क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको टू द पॉइंट्स मिल रही हैं। ठीक है। टू द पॉइंट का मतलब ये है कि भाई आपको इसमें से जो भी पॉइंट्स यूज़ करना है वो पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, चाहे आप उससे 5 नंबर बना रहे हो, चाहे आप उससे 11 मार्कर बना रहे हो। ठीक है। दोनों ही फेस में आप उसको दोनों ही केस में आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि की।
कृषि की जब हम बात करते हैं तो आप बताएंगे कि उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो ये हम ऋग्वैदिक काल में भी पढ़ चुके हैं भाई, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, निर्वाह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यहाँ पर थी। अब देखो जैसे ही वर्ड आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था आते ही आपके दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए भाई, गाँव में अगर हम बात करें जीवन की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हो सकती। तो ये हमारे दिमाग में एक मैप बन जाता है कि भाई ग्रामीण जीवन कैसा होता है और उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी शामिल नहीं होती हैं। लेकिन इसी काल में अगर हम बात करते हैं तो इनका निवास जो स्थान है वो स्थायी हो गया। तो मतलब क्या था कि ये स्थायी तरीके से निवास करने लगे। तो जब स्थायी निवास करने लगे थे तो इसका मतलब क्या है कि भाई अब कृषि का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके पहले ये स्थायी निवास नहीं कर रहे थे ऋग्वैदिक काल में, तो कृषि इनका मुख्य पेशा नहीं था, है ना। कृषि ये करते थे हालांकि, पर कृषि इनका मुख्य पेशा नहीं था, ये सेकंड प्रायोरिटी में आता था, प्रायोरिटी बेस में। ठीक है, तो अब ये स्थायी निवास जब करने लगे, जैसे आपने नवपाषाण में भी पढ़ा होगा, है ना, कि आदि मानव समय में हम देखते हैं तो भाई स्थायी निवास करने लगते हैं, पशुपालन करने लगते हैं, कृषि को अपना पेशा बना लेते हैं, कृषि स्टार्ट हो जाती है ना। तो वैसे ही आप देखते हो कि भाई यहाँ हमें चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक, कि जब ये स्थायी निवास करने लगे हैं और गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में इनका रीजन जो है वो ये लगता है। ठीक है, तो अब ये क्या करने लगे, यहाँ पर कृषि इनका मुख्य पेशा बन जाएगा। ठीक है, जिससे अब क्या हो गया, पशुपालन की अपेक्षा कृषि का महत्व बढ़ गया और कृषि इनका क्या हो जाएगा, मुख्य पेशा बन जाएगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जबकि पशुपालन भी उनका पेशा है, लेकिन अब ये क्या है, सेकेंडरी उसमें आ जाएगा या द्वितीयक पेशे में आ जाएगा। इस काल में आर्य जो थे वो लोहे से परिचित थे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम 1000 से 600 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, 1000 से जब हम 600 की बात कर रहे हैं तो इसी टाइम पीरियड में आपको क्या देखने मिलता है, लोहे की खोज देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कृषि में लोहे से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ इनने अभी नहीं किया था। लोहे का मुख्यतः जो उपयोग है वो अस्त्र शस्त्र में निर्माण में या युद्ध वगैरह में या इन चीज़ों में आपको देखने मिलता है। जैसे आप महाभारत का युद्ध इसमें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर क्या है, ये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्त्र का प्रयोग हो रहा है, पर कृषि कार्यों में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी है या कुछ अस्त्र शस्त्र इनके द्वारा निर्माण किए गए थे या बनाए गए थे, जिनसे जंगलों को या पेड़ों को काट कर इन्हें अपना विस्तार किया था, ऐसे प्रमाण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो 1000 BC में ही आप बताओगे कि अंतरजी खेड़ा करके उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, या यहाँ से लोहे के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 1000 BC के आसपास। ठीक है, कृषि कार्य में अगर हम बात करते हैं तो हल है, बैल, इन चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर कृषि कार्यों में होने लगा था। लोहे का एक फॉल मिला है, ठीक है, जो लोहे का बना हुआ है और ये जखेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई लोहे का प्रयोग तो कर रहे थे पर अत्यधिक नहीं कर रहे थे कृषि में। ठीक है, पर हमें एक साक्ष्य तो देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, इसको बता सकते हो, है ना। लेकिन बुक्स वगैरह में आपको ये मिलता है कि भाई जो लोहा है उसका सबसे पहले प्रयोग इनने अस्त्र शस्त्रों के निर्माण वगैरह में ज़्यादा किया है। ठीक है, और कृषि कार्यों में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि भाई एक फॉल बना हुआ है जिससे ये खेत में हल चलाते थे। ठीक है, और हल में ये लगा हुआ मिला है कहाँ पर आपको, उत्तर प्रदेश के जखेड़ा नाम के स्थान से। ठीक है, हल से बनी रेखा को सीता कहा जाता है। तो एक वर्ड आपका ये आता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देखकर चलेंगे। आगे बात करी जाए तो इसी काल में आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था, ठीक है, अब वो क्या हो गया था, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र इनका मुख्य निवास स्थान हो गया था, क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, अब गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में हो गए थे। और अब यहाँ से एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि भाई जब ये क्षेत्र काफ़ी अधिक उपजाऊ है, यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर इनको पानी मिल रहा है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है, तो अब ये कृषि को क्या करेंगे, अपनी कृषि क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर करेंगे, या कृषि क्या होगी इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विकसित हो जाएगी, है ना, हम ये कह सकते हैं। तो भूमि काफ़ी अच्छी अधिक थी या काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में इनको केवल जौ की जानकारी थी या यब की जानकारी थी, या यब की ये खेती करते थे या इसके बारे में ये जानते थे। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपने देखा कि भाई गेहूँ, चावल, उड़द है, दाल है, अलसी, गन्ना, ठीक है, इन सब की खेती भी इनने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। ठीक है, अथर्ववेद से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस काल में सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का प्रयोग किया गया। तो ये MCQ इस तरीके से आपके बन रहे होंगे, है ना, PCS एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सिंचाई के लिए पहली बार नहरों का जिक्र हमें कहाँ मिलता है या कब मिलता है, तो आप क्या बताओगे। अथर्ववेद से हमें जानकारी मिलती है और ये साक्ष्य हमें कहाँ देखने मिल रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये आपके इस तरीके से MCQ बन रहे होंगे, तो इसीलिए इन पॉइंट्स को आपको काफ़ी ध्यान यहाँ पर देना है। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक काल में हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सिंचाई के लिए क्या करते थे, ये वर्षा, नदी, तालाब, ठीक है, तो इनके जल का उपयोग करते थे। और नहरों का हमें व्यवस्थित तरीके से जो प्रमाण देखने मिल रहा है वो कब मिल रहा है, तो आप बताओगे उत्तर वैदिक काल में देखने मिलता है। और जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है, तो अथर्ववेद में हम ये बताते हैं। जब अथर्ववेद हम पढ़ रहे होंगे तो इस बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा वहाँ पर करेंगे। वैदिक साहित्य में हम आगे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो अतः इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भाई कृषि में हमें अनेक परिवर्तन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी परिवर्तन है वो मैंने रेड कलर से इंडिकेट कर दिए हैं, तो आप उनको लेकर अपना आंसर बना सकते हैं 50 शब्दों में या 200 शब्दों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 200 शब्दों में कभी इसको लिख रहे हैं, जैसे मान के चलो आपसे अर्थव्यवस्था पूछ ली जाए, तो उनमें आप सारे 5-6 पॉइंट्स को लिखेंगे, तो उन पॉइंट्स के अंदर फिर आप 1-1, 2-2 पॉइंट यहाँ से अपने लेकर अपना आंसर बना रहे होंगे। ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक,
और किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं कि जो भी लिंक्स मैंने आगे दी हुई हैं तो आप उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे के ऊपर भी कमेंट करके चीज़ें पूछ सकते हैं अगर आपको आंसर राइटिंग में या बाकी चीज़ों में कोई किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है। फेसबुक पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं या चीज़ें पूछ सकते हैं। देन इंस्टाग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैसेज भी आप कर सकते हैं जो नंबर अवेलेबल है उन पर, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पशुपालन को देखना है। तो पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो इस काल में भी आर्यों का जो पशुपालन था वो द्वितीयक पेशा था, ठीक है। इस काल में आर्य जो थे कुछ नवीन पशुओं से परिचित हुए थे या कुछ नवीन पशुओं के बारे में यहाँ पर जिक्र हमें मिलता है जिनमें हाथी बाघ वगैरह है, ठीक है। हाथी को यहाँ पर पालतू बनाने का भी प्रमाण मिलता है या साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि हाथी के व्यवसाय को या हाथी पालन को यहाँ पर हस्तक्षेप कहा जाता था। तो ये कुछ टर्म्स जरूर देखते चले हैं ना, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है 3 नंबर में MPPSC में कि इस तरीके की चीज़ें कभी आ जाएं या अचानक से आपके सामने हो। तो जब आपने सारी ही चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपके नॉलेज में ये रहेगा कि अच्छा ये इस तरीके से चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। कृषि कार्य के लिए बैल का प्रयोग यहाँ पर इनके द्वारा मिलता है, हमने अभी भी देखा था, ठीक है। और ये करीस नामक जो गोबर की खाद है ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा। देखो मैं इसीलिए चीज़ों को जल्दी यहाँ पर बता रहा हूँ या खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लगभग चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है, बहुत डिटेल में। तो मैं यहाँ पर केवल उन्हीं पॉइंट्स को बता रहा हूँ या उन्हीं पॉइंट्स को हम केवल यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं कि भाई जो चेंज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो हम केवल उन्हीं पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ ये चेंज हमें देखने मिल रहा है। तो ये लगभग सेम था, पहले भी ये था अभी भी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज हमें देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावलों के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि हाँ कृषि यहाँ पर उन्नत तो थी, ठीक है। जिनमें महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही, आसू धान्य या हायन, ठीक है। तो अब ये वर्ड भी थोड़ा ध्यान रखें, है ना। 5 तरीके के चावलों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये MCQ बन सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। गेहूं को यहाँ गोधूम कहा जाता था और चावल को ब्रीही कहा जाता था। और ब्रीही के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार के चावलों की हमें यहाँ पर साक्ष्य की चर्चा मिलती है। और ये चर्चा कहाँ से जानकारी मिलती है हमें, तो यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। देखो जब भी आप कोई चीज़ बताएं तो उसके प्रमाण जरूर साथ में लिखें, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी सॉलिड हो जाएगा। आप बता देंगे भाई 5 प्रकार के चावलों के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिल रहा है। तो आप अगर ब्रैकेट में या उसके बगल में आप यजुर्वेद लिख देते हैं कि भाई यजुर्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो अब आपकी जो बात है वो क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी और एक प्रमाणिक बात हो जाएगी। तो एग्जामिनर को आपको यहाँ पर मार्क्स देने पड़ेंगे अगर ये चीज़ पूछी जाती है तो, है ना। तो इसी चीज़ से आप इतिहास में जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो या नोट्स बनाओ तो उसका प्रमाण जरूर अगर है अवेलेबल, है ना, तो उसका प्रमाण आपको जरूर देना है कि भाई ये चीज़ हम इस आधार पर कह पा रहे हैं। आगे के टाइम पीरियड में अपन एक चीज़ें पढ़ोगे, है ना, जैसे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताओगे कि भाई इसमें इस तरह की जानकारी है, किस कैसे प्रशासन चलना है, क्या होना है, तो ये सारी चीज़ें आप बता दोगे कि भाई हाँ ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है और मैं लिखा है और इस आधार पर हम ये चीज़ कह पा रहे हैं कि भाई चंद्रगुप्त का प्रशासन ऐसा था या इस तरीके मौर्य प्रशासन ऐसा था या मौर्यों का प्रशासन इस तरीके से था। तो ये चीज़ें आप कैसे बता पाओगे जब आपके पास क्या होगा, एक पुख्ता जानकारी या एक प्रमाण होगा। तो आपकी बात जो है वो क्या हो जाएगी, सॉलिड, ये सही हो जाएगी। और जब बात हमारे पास नहीं है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में बात नहीं है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता बोलते हैं कि भाई जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें हम 100% उसको हम डिकोड नहीं कर पाए, हम पूर्ण तरीके से चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। या उसके पहले का टाइम आप क्या कह देते हो, ठीक है, प्रागैतिहास कह देते हो कि भाई हम उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है हमारे पास, जो केवल साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम एविडेंस है उसके आधार पर हम ये इतना बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास का मतलब यही है कि आपके पास प्रमाण होने चाहिए चीज़ों के, ठीक है, तभी आपकी बात क्या है, सही मानी जाएगी। आपको कितना भी पता हो लेकिन आप उसको प्रमाण के साथ बता रहे हो कि भाई इसका ये प्रमाण है, हम इसलिए इसको सही मानते हैं, तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी और ज़्यादा सॉलिड या ठोस हो जाएंगी, है ना, प्रामाणिकता वाली बात, ठीक। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, देखो प्रामाणिकता केवल इतिहास में नहीं देनी है आपको, हर जगह ये कोशिश करना। अब जैसे कोई ऐसे लिख रहा हो आप महिलाओं के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर या किसी भी वर्डिंग के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे में भी हमें प्रमाण देना है, ठीक है। या हमें चीज़ों को कोड करना है, चाहे हम करंट अफेयर से उसको जुड़कर चीज़ों को कोड करें कि भाई अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है, हमारे पास ये प्रमाण है, ये डेट है, ये चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, एक ठोस आपका आंसर बन रहा होगा, ठीक है। और लगेगा कि हाँ हमने PCS एग्ज़ाम के लिए या मेंस एग्ज़ाम के लिए हमने चीज़ों को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हम उद्योगों की बात करें तो इस काल में उद्योग धंधों में भी वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, विकास हुआ है, ठीक है। इसी समय कुछ नई धातुएं या उनसे जुड़े उद्योगों की जानकारी भी मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में उद्योग या ये चीज़ें उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं थी या इनका महत्व उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, जब भाई धातुओं की खोज हो गई है, इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही हैं, ठीक है, तो फिर उनसे बनने वाली चीज़ों के उद्योग आपको जरूर यहाँ पर देखने मिलेंगे। जैसे हम बात करें तो लोहा है, चांदी है, ठीक है, या इनसे बनी धातुएं हैं, तो इनके बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। जिनमें अगर हम देखें तो चर्मकार है, बढ़ई है, कुम्हार है, रत्कार है, वस्त्र, तो इस तरह के उद्योग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इनके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यही के 2 लाइन में बता सकते हैं, ठीक है।
व्यापार की हम बात करते हैं तो व्यापार में आप देखोगे कि भाई वाणिज्य, इस काल में वाणिज्य व्यापार जो है इसमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार दोनों ही थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में हमने क्या देखा भाई, आंतरिक व्यापार के हमें साक्ष्य मिल रहा है पर बाहरी व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। पर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ बाहरी व्यापार के भी साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई उत्तर वैदिक पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें विदेशी व्यापार के भी साक्ष्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने मिल रही थी, उसके बाद भी मिल रही थी और अभी भी यही प्रणाली है। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी भी कोई मुद्रा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ करेंसी का यहाँ पर प्रचलन नहीं देखने के लिए मिल रहा है जिसके द्वारा क्या हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो। तो व्यापार क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, ठीक। लेकिन अगर आप बात बताओगे तो समकालीन ग्रंथों में अनेक व्यापारिक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इन व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठन कहा जाता था। एक टर्म श्रेष्ठन भी आता है तो भाई इसको भी याद रखें आप, ठीक है। अगर ये 3 नंबर बनता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। श्रेष्ठन अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे, समकालीन ग्रंथों में अनेक व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। या हम बता सकते हैं कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में हमें अनेक व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है और इन व्यापारियों के प्रधान को या मुखिया को ही श्रेष्ठन कहा जाता था। श्रेष्ठन, हालांकि मैं आपको उत्तर वैदिक काल की एक पूरी नोट्स के अंदर एक पूरा एक चार्ट दूंगा जिसमें उत्तर वैदिक काल में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना उन सबके मीनिंग वहाँ सामने लिखे होंगे ना, 50 के लगभग या उससे ज़्यादा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी या शब्द हैं उनके सबके मीनिंग लिखे होंगे। क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई 3 नंबर फिर बनेगा, है ना। पिछले सालों में हमने देखा कि यहाँ से काफ़ी 3 नंबर पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें हर एक टर्म को, हर एक चीज़ को यहाँ पर लेकर चलना है जिससे हम यहाँ पर कोई रिस्क ना लें, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमें मिलता है जिसमें एक निष्क आता है और एक आता है शतमान। हमें ये लगता है, ये कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कोई मुद्रा है या कोई करेंसी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। निष्क जो था वो सोने का होता था और शतमान जो है वो चांदी का होता था, ठीक है। और एक क्रसल और पाद ये भी मिले। ये कुछ इकाइयां हैं जिनसे ये जानकारी हमें मिलती है। ये कुछ इकाइयां हैं जो क्या थी, माप तौल की इकाइयां थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कोई मुद्रा नहीं है, ठीक है। निष्क हो सकता है 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। निष्क, तो निष्क आप बताओगे सोने की एक इकाई थी, ठीक है, जो हमें उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होती है, जब मिलती है, ठीक, जो मुख्यतः सोने की बनी होती थी, ठीक है। शतमान में आप बताओगे कि ये चांदी से बनी हुई इकाई है, ठीक है, या मेजरमेंट की या मापतौल की कोई एक इकाई है जो हमें उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होती है या मिलती है। इसकी जानकारी हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। इस काल में मुद्राओं का नियमित प्रचलन नहीं हुआ था, ठीक है। मुद्रा जो थी या करेंसी जो था उनका कोई प्रचलन यहाँ पर नियमित तरीके से देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। व्यापारिक पद्धति में अगर बात करें तो हम सूत पर, ठीक है, धन का लेन देन ज्ञात था, मतलब ब्याज पर लेन देन यहाँ पर ज्ञात था कि जो भी यहाँ चीज़ें हैं वो ब्याज पर दी जा रही हैं या ब्याज पर लिया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तैतरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद था, ये भी एक वर्ड आप ध्यान रखें, ठीक है। ऋण या जो उसको हम लोन कह सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, कुशीद शब्द का यहाँ पर यूज़ होता था। और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन, ठीक है, शब्द का प्रयोग होता था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो करेंसी नहीं थी पर भाई जो चीज़ें थी सोने चांदी की, उनके द्वारा चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी कि सोने के किसी ने कोई आभूषण दे दिए, ठीक है, या कोई इकाई बनी हुई है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि भाई माप तौल के लिए बाँट का प्रयोग होता था, तो सोने का हो सकता है भाई बना हो या चांदी का बना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हालांकि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, पर एग्जैक्ट हमें करेंसी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो हम उसको उतना ही मेंशन करेंगे कि भाई इस काल में मुद्राओं का नियमित प्रचलन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक। अन्य चीज़ों में अगर हम बात करें तो इस काल में नगरों का विकास प्रारंभ हो गया था। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नगरों का विकास हमें यहाँ पर देखने के लिए अब मिल रहा है या नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। हमने लास्ट में क्या बात किया था कि भाई यहाँ पर क्या होगा, अब जो जन है ना, जन है वो 2 जन मिलकर क्या बन रहे होंगे, यहाँ पर हमने देखा था भाई जनपद का निर्माण करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जनपद से फिर क्या होगा, आपका महाजनपद बनेगा। तो महाजनपद बनेगा या उसके बाद के पीरियड की हम बात करें तो आप देखोगे कि नगरों का यहाँ पर तेज़ी से क्या हो जाएगा, विकास। और आपको आगे क्या होगा, नगर देखने के लिए मिल रहे होंगे, चाहे हम महाजनपद टाइम पीरियड में बात करें, ठीक है, चाहे उसके बाद के पीरियड की बात करें। तो आप नगरों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले, मतलब इसका क्या है कि नगरों का विकास यहाँ पर तेज़ी से स्टार्ट हो गया था। और इसका मेन कारण मैं आपको बता चुका हूँ ना, ठीक है, कि अस्त्र शस्त्र यहाँ पर बनाए जाने लगे थे, ठीक है, या जो इक्विपमेंट थे ना, जिन चीज़ उससे हम अगर बात करें तो भाई जैसे आप बात करो कि भाई कि नगरों का या शहरों का विकास जो है तो उसके लिए क्या होगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, ठीक है, या चीज़ों को सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए होंगे या उसके लिए टूल्स चाहिए होंगे। तो उन टूल्स का निर्माण यहाँ पर अब लोहे के द्वारा क्या होने लगा, किया जाने लगा। और इससे क्या होगा, नगरीकरण तेज़ी से बढ़ने लगा। अब जैसे आप देखोगे वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि भाई कोई जंगल बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या करो, मशीन से ले जाओ, ठीक है, सारी चीज़ें ले जाओ, तो क्या कर दो, वहाँ उन सारे पेड़ों को काट कर एक मैदान बनाएंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, नगरीकरण जो हो जाएगा वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी ऐसा हो रहा है।
तो यही चीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आरण्यक में नगरों के उल्लेख के रूप में, नगरों के रूप में हस्तिनापुर और कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इन नगरों को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे क्या कह रहे हो आप, आद्य नगरीय स्थल कह रहे हो। हालांकि सही मायने में अगर हम बात करें या एक्चुअल बात करें, जो मैंने आपको बताई कि नगरों का जो विकास है ना, वो आगे के काल में आपको देखने मिल रहा होगा, चाहे आप महाजनपद काल पढ़ोगे, ठीक है, चाहे आप महाजनपद काल पढ़ोगे या इसके बाद आप मगध पढ़ोगे, ठीक है, मगध का उत्कर्ष। तो इस टाइम पीरियड में या इस फेज़ में आपको क्या होगा, नगरों का वास्तविक जो है, ठीक है, वो विकास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक। सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी और आप यहाँ तक जुड़ पा रहे होंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। तो इसके अगले पार्ट में हम धर्म के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम फिर वैदिक सभ्यता या वैदिक आपका जो वैदिक सभ्यता है उसमें हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे, या वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसके अंदर हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर चीज़ें आपकी जो है वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी। हमने जो भी दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, ऋग्वैदिक काल को पढ़ा है या उत्तर वैदिक काल को पढ़ा है, तो इनके जो साक्ष्य हैं या कैसे हम इनके बारे में पुख्ता जानकारी दे पा रहे हैं, तो हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, या जो साक्ष्य हैं जिनमें हम अभिलेख की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, तो उनके बारे में जब हम पढ़ रहे होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपकी सॉलिड हो रही होंगी या अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, और उनको आप लिंक को यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सारे वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो सीरीज़ में हैं, उन सबको आप सीक्वेंस के साथ देखने का प्रयास करें या उनको ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा कि सारी ही चीज़ें आपको सीक्वेंस के साथ समझ में आ रही हों और आप उनके साथ जुड़ पा रहे हों या उनके साथ आप लिंक बना पा रहे हों, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आगे के लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम एक नए टॉपिक पर फिर बात कर रहे होंगे।